Hi, this is Sejati Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel. I hope that you all are doing great. Let's start with the revision of essay number 501 in a very super quick way. Essay number 501 बात करता है आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको स्पेसिफिक ऑडिट कंसिडरेशन देनी है इन रिलेशन टू द सिलेक्टेड आइटम्स। आपका essay नंबर 501 बताता है कि आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको 3 सिलेक्टेड आइटम्स के रिलेशन में सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। कौन कौन से हैं वो 3 सिलेक्टेड आइटम्स? तो वो हैं आपके नंबर 1 इन्वेंटरी, नंबर 2 इज लिटिगेशंस एंड क्लेम्स एंड नंबर 3 इज सेगमेंट इंफॉर्मेशन। स्टैंडर्ड कहता है कि आपके ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ द इन्वेंटरी। मतलब स्टैंडर्ड कहता है कि जो भी इन्वेंटरी आपकी मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा रही है, एक तो आपके ऑडिटर को इस चीज का ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, इस चीज के ऊपर कंफर्ट लेना है कि वो इन्वेंटरी जितने अमाउंट की भी इन्वेंटरी आपकी मैनेजमेंट कह रही है कि मेरे पास है, एक्चुअल में कहीं ना कहीं फिजिकली एग्जिस्ट करनी चाहिए। दूसरा, उसकी कंडीशन सही होनी चाहिए। तो आपके ऑडिटर को ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड द कंडीशन ऑफ द इन्वेंटरी। दूसरा बात जो आपका एसे नंबर 501 कहता है कि वो कहता है कि आपके ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं कि जो भी लिटिगेशंस, जो भी क्लेम्स आपकी मैनेजमेंट ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाए हैं, उन लिटिगेशंस, उन क्लेम्स का जो डिस्क्लोजर्स है, एक तो वो क्या होना चाहिए, वो कंप्लीट होना चाहिए और दूसरा एक्यूरेट होना चाहिए। तो इस रिलेशन में भी आपके ऑडिटर को ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। तीसरा, आपका ऑडिटर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करेगा कि जो भी सेगमेंट है आपकी एंटिटी के, सेगमेंट मतलब वही सेगमेंट जिनको आप अपने AS 17 या फिर इंड AS 108 में पढ़ते हैं, उन सेगमेंट का प्रॉपर डिस्क्लोजर, प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपकी मैनेजमेंट ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किया है। सो हम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट आइटम विच इज द इन्वेंटरी। स्टैंडर्ड क्या कहता है? स्टैंडर्ड कहता है कि आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको क्या करना है, उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं कि जो भी उसकी मटेरियल इन्वेंटरी है उसकी एग्जिस्टेंस को लेकर और उसकी कंडीशन को लेकर। स्टैंडर्ड ये भी बताता है कि आपका ऑडिटर कैसे इस चीज का कंफर्ट ले सकता है। तो स्टैंडर्ड कहता है कि सबसे पहले आपका ऑडिटर चेक कर सकता है रिकॉर्ड्स ऑफ द एंटिटी, और जो भी उसका रिजल्ट आएगा, मतलब जो भी आपकी एंटिटी ने अपने इन्वेंटरी के रिलेशन में अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करे हैं, उनकी वो इंस्पेक्शन कर सकता है, उनकी वो चेकिंग कर सकता है और उसके रिजल्ट को वो रिकंसाइल कर सकता है विद द एक्चुअल इन्वेंटरी। उसके साथ साथ स्टैंडर्ड ये भी कहता है कि आपका ऑडिटर क्या कर सकता है, फिजिकली वेरीफाई कर सकता है। मतलब जहां पे भी आपकी इन्वेंटरी पड़ी है वहां पे जाके, फिजिकली जाके अपनी इन्वेंटरी को वेरीफाई कर सकता है और वो ये देख सकता है कि मैनेजमेंट अपने रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन करती है। दूसरा, वो ऑब्जर्व कर सकता है मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स ओवर द इन्वेंटरी। मतलब मैनेजमेंट अपनी इन्वेंटरी को कैसे हैंडल करती है, उसके रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करती है, उसके ऊपर कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, वहां पे कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल्स लगे हुए हैं। वो टेस्ट बेसिस पे काउंटिंग भी कर सकता है इन्वेंटरी की और उसके साथ साथ अगर उसको सही लगता है तो इंस्पेक्शन भी कर सकता है इन्वेंटरी की। आगे ऐसे नंबर 501 कवर्ड करता है बहुत सारी स्पेसिफिक सिचुएशन, वो सिचुएशंस जहां पे आपका ऑडिटर इन्वेंटरी की फिजिकल वेरिफिकेशन या तो कर ही नहीं पाता या तो करता है लेकिन बैलेंस शीट डेट पे नहीं कर पाता। तो उस केस में आपका एसए नंबर 501 आपके ऑडिटर को बताता है कि उसको कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। पहली सिचुएशन ये है कि मान लो आपके ऑडिटर ने फिजिकल वेरिफिकेशन करी है आपकी इन्वेंटरी की एट अ डेट अदर देन द बैलेंस शीट डेट। मतलब नॉर्मली तो उसको बैलेंस शीट डेट के ऊपर फिजिकली वेरीफाई करना है अपनी इन्वेंटरी को, लेकिन इस केस में वो अपनी इन्वेंटरी को फिजिकल वेरीफाई नहीं कर पा रहा है बैलेंस शीट डेट पे, किसी और डेट पे उसने फिजिकल वेरिफिकेशन करी है। मान लो वो डेट है 28 मार्च की, तो जिस डेट पे अदर देन द बैलेंस शीट डेट वो फिजिकली वेरीफाई करेगा उस डेट को कहते हैं काउंट डेट। और आपका स्टैंडर्ड कहता है कि आपके ऑडिटर को ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करनी पड़ेंगी जो भी आपका पीरियड है बिटवीन दिस काउंट डेट एंड योर बैलेंस शीट डेट, इन ऑर्डर टू इंश्योर कि आपकी इस इन्वेंटरी में जो भी चेंजेस हुए हैं आपके मैनेजमेंट ने उन चेंजेस को प्रॉपर्ली अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया है। आपका ऑडिटर किन किन मैटर्स को कंसीडर करेगा जब वो यहां पे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करेगा? तो स्टैंडर्ड कहता है सबसे पहले तो वो यही देखेगा कि आपके मैनेजमेंट ने जो भी चेंजेस हुए हैं 28 मार्च और 31 मार्च के बीच में उन चेंजेस को प्रॉपर्ली अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया है। उसके बाद वो ये इंश्योर करेगा कि मैनेजमेंट जो भी अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की रिलायबिलिटी कैसी है, मतलब वो
फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रिलायबल हैं, रेलिवेंट है या नहीं है। उसके बाद अगर उसको कोई भी डिफरेंस मिलता है काउंट डेट और आपकी बैलेंस शीट डेट में, तो वो मैनेजमेंट से रीजन पूछेगा कि ये रीजंस क्यों है। मतलब अगर तो मैनेजमेंट ने उसका प्रॉपर रीजन बता दिया देन इट इज वेल एंड गुड, अदरवाइज वो इसका इफेक्ट भी इवेलुएट करेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर। उसके बाद सेकंड सिचुएशन आती है कि आपका ऑडिटर जब अपनी इन्वेंटरी की फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर पाता है, मतलब इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर योर ऑडिटर टू फिजिकली वेरीफाई द इन्वेंटरी। रीजन बिंग हो सकता है आपकी मैनेजमेंट कहती है कि मेरी इन्वेंटरी एक ऐसी कंट्री में पड़ी है जहां पे वॉर चल रही है, तो उस केस में आपका ऑडिटर उस कंट्री में नहीं जा सकता जहां पे वॉर चल रही है। तो स्टैंडर्ड कहता है कि भले ही आपका ऑडिटर फिजिकली वेरीफाई नहीं कर पाएगा इन्वेंटरी को, फिर भी आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने ही करने हैं। तो इसीलिए स्टैंडर्ड कहता है कि आपका ऑडिटर कोई और ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लेगा इन रिलेशन टू द इन्वेंटरी। और अगर आपके ऑडिटर के लिए ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना भी पॉसिबल नहीं है, उस केस में तो वो कभी भी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं कलेक्ट कर पाएगा। तो उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट को क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। मतलब या तो उसको डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ेगा या तो उसको क्वालिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा एज पर SA 705। थर्ड सिचुएशन आती है कि आपका ऑडिटर, आपकी ऑडिटर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी इन्वेंटरी को फिजिकली वेरीफाई करे ऑन द बैलेंस शीट डेट। मतलब हो सकता है कि जिस दिन आपकी बैलेंस शीट डेट है उस दिन क्या है, उसकी शादी है, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर योर ऑडिटर टू फिजिकली वेरीफाई दैट इन्वेंटरी ऑन दैट डेट। तो स्टैंडर्ड कहता है कि आपका ऑडिटर फिजिकली वेरीफाई कर सकता है उस इन्वेंटरी को किसी भी ऑल्टरनेटिव डेट पे, बैलेंस शीट डेट के अलावा किसी और डेट पे वो फिजिकली वेरीफाई कर सकता है। और जिस भी डेट को उसने फिजिकली वेरीफाई किया उसको कहेंगे हम काउंट डेट, और काउंट डेट और बैलेंस शीट डेट के बीच में जो भी पीरियड है उनके ऊपर आपका ऑडिटर कोई और एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके कंफर्ट ले सकता है। और अगर उसको कोई भी डिस्क्रिपेंसीज मिली है तो आपका ऑडिटर देखेगा कि मैनेजमेंट ने उस डिस्क्रिपेंसी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड किया है। उसके साथ साथ वो मैनेजमेंट से एक WR भी ले सकता है एज पर SA 580 कि जो भी मैनेजमेंट ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है आपके ऑडिटर को इन रिलेशन टू द इन्वेंटरी, वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट है और एक्यूरेट है। उसके साथ साथ मैनेजमेंट ने जो भी अपनी इन्वेंटरी के रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया है वो उसने एज पर अपनी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स के हिसाब से मेंटेन किया है। मूविंग फॉरवर्ड फोर्थ सिचुएशन आती है अगर आपकी इन्वेंटरी किसी थर्ड पार्टी की कस्टडी में पड़ी है। फॉर एग्जांपल आपकी मैनेजमेंट अपने किसी भी गुड का, जब अपने किसी भी गुड्स को बनाती है उसका एक हिस्सा उसने आउटसोर्स किया हुआ है, तो जब आपका ऑडिटर फिजिकल वेरिफिकेशन करने जाता है तो आपकी एंटिटी कहती है कि इन्वेंटरी मेरे पास नहीं पड़ी, इन्वेंटरी उस थर्ड पार्टी के पास पड़ी है। तो उस केस में भी आपके ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस तो कलेक्ट करने ही पड़ेंगे। तो उस केस में स्टैंडर्ड कहता है कि आपका ऑडिटर इन सारे ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करके ऐसी इन्वेंटरी के ऊपर कंफर्ट ले सकता है। नंबर 1 वो क्या मंगवा सकता है, कंफर्मेशन मंगवा सकता है थर्ड पार्टी से। मतलब जिसके पास वो इन्वेंटरी पड़ी है, कई बार आपकी एंटिटी लोन लेती है और अपनी इन्वेंटरी की हाइपोथिकेशन करवाती है बैंक के पास, तो बैंक से क्या मंगवा सकता है, कंफर्मेशन मंगवा सकता है कि अगर मेरी मैनेजमेंट कह रही है कि मेरे पास 20 लाख की इन्वेंटरी है मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो क्या तुम्हारे पास एक्चुअल में एंटिटी की इन्वेंटरी पड़ी है जिसकी वैल्यू 20 लाख की है। दूसरा ऑडिट प्रोसीजर क्या है, वो इंस्पेक्शन कर सकता है या फिर कोई और अदर ऑडिट प्रोसीजर्स जो उसको सुटेबल लगता है वो परफॉर्म कर सकता है। कौन कौन से अदर ऑडिट प्रोसीजर्स वो परफॉर्म कर सकता है, नंबर 1 वो किसी और ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है उसके बिहाफ पे कि तू जाके फिजिकली वेरीफाई कर ले। मतलब अगर वो इन्वेंटरी कहीं दूर पड़ी है, किसी और स्टेट में पड़ी है, तो वो किसी और ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है फॉर द फिजिकल वेरिफिकेशन। उसके साथ साथ वो किसी और ऑडिटर की रिपोर्ट को भी यूज कर सकता है, क्योंकि इस केस में क्या होगा, आपकी एंटिटी ने अपने एक पार्ट को आउटसोर्स किया हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे नंबर 402 भी लग जाता है, तो वहां पे वो सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट को यूज कर सकता है, या फिर वो एंटिटी के डॉक्यूमेंट्स को भी इंस्पेक्ट कर सकता है। मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन करने की जगह वो क्या कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है, या फिर वो अभी हमने जो देखा वो कंफर्मेशन मांग सकता है अपनी थर्ड पार्टी से इन ऑर्डर टू कंफर्म द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन एंड वैल्यूएशन ऑफ सच इन्वेंटरी। फिर आता है आपका दूसरा सिलेक्टेड आइटम्स, वो होते हैं लिटिगेशंस एंड क्लेम। स्टैंडर्ड कहता है कि आपके ऑडिटर को ऑब्टेन करने हैं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस किस चीज को लेकर, नंबर 1 कि क्या आपकी जो लिटिगेशंस एंड क्लेम्स एग्जिस्ट करती है, क्या उन लिटिगेशंस एंड क्लेम्स की वजह से आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट
में कोई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अराइज होता है तो आपका ऑडिटर कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस इन रिलेशन टू दिस लिटिगेशन एंड क्लेम। स्टैंडर्ड कहता है कि आपका ऑडिटर इंक्वायरी कर सकता है, सबसे पहले मतलब मैनेजमेंट से पूछताछ कर सकता है, मैनेजमेंट के लोगों से, मैनेजमेंट के जो इंप्लॉइज हैं, जो आपके एंटिटी के इंप्लॉइज हैं, उनसे पूछ सकता है कि तुम मुझे बता दो कि क्या एंटिटी में कोई लीगल केस चल रहा है, या फिर अगर एंटिटी का कोई लीगल मतलब इन हाउस कोई लीगल काउंसिल है उससे भी वो पूछताछ कर सकता है। वो एंटिटी की मीटिंग्स के मिनट्स चेक कर सकता है, मिनट से उसको एक आइडिया हो जाएगा कि आपके मैनेजमेंट ने अगर कोई डिस्कशन करी है विद दी इन रिलेशन टू दी ऑनगोइंग केस, या फिर वो आपके एंटिटी का लीगल एक्सपेंस अकाउंट चेक कर सकता है। अगर उसको जब उसने लीगल एक्सपेंस अकाउंट चेक किया होगा, अगर उसको कोई ह्यूज अमाउंट की एंट्रीज मिली होंगी तो ही विल गेट एन आइडिया कि एंटिटी के ऊपर कोई लीगल केस चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगला पॉइंट कवर करता है कि मान लो कि आपके ऑडिटर को कोई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलता है इन रिलेशन टू द लिटिगेशंस एंड क्लेम्स, तो उस केस में आपके ऑडिटर के क्या ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे। तो स्टैंडर्ड कहता है कि आपके ऑडिटर को डायरेक्ट कम्युनिकेशन करनी चाहिए अपने लीगल काउंसिल के साथ, जो भी आपकी एंटिटी का लीगल काउंसिल है। लेकिन अगर मान लो कोई लॉ रेगुलेशन प्रोहिबिट करता है ऐसी लीगल कम्युनिकेशन करने से, ऐसी कम्युनिकेशन करने से, तो आपके ऑडिटर को क्या देखना पड़ेगा कि क्या वो कोई और ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकता है टू ऑब्टेन दी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। कई बार क्या होता है कि जो एडवोकेट्स होते हैं, लीगल काउंसिल्स होते हैं, दे आर ऑल्सो प्रोफेशनल्स, तो उनके ऊपर भी कॉन्फिडेंशियलिटी लगती है। तो हो सकता है कि आपका ऑडिटर उनके साथ कम्युनिकेट ना कर पाए, लेकिन क्योंकि आपके ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने ही हैं, तो स्टैंडर्ड कहता है कि अगर तुम डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो तो उस केस में तुम क्या कर लो, कोई और ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर लो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका ऑडिटर चाहता है आपके लीगल काउंसिल के साथ कम्युनिकेशन करना, लेकिन आपकी मैनेजमेंट उसको रोकती है, या फिर लीगल काउंसिल खुद ही उसको इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा। उस केस में आपके ऑडिटर को क्या देखना पड़ेगा कि क्या कोई वो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकता है। अगर परफॉर्म कर सकता है तो ओके, उसको परफॉर्म करके तुम सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर लो। लेकिन अगर वो नहीं परफॉर्म कर सकता कोई और ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स और वो कम्युनिकेशन भी नहीं कर पा रहा है, तो इस केस में वो कभी भी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं कलेक्ट कर पाएगा और उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तीसरा स्पेसिफिक आइटम्स है जिसके ऊपर आपके ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, वो है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। आपके ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं कि आपके मैनेजमेंट ने जो भी सेगमेंट की इंफॉर्मेशन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड किया है, उनकी प्रेजेंटेशन और उनका डिस्क्लोजर एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए, मतलब एज पर AS 17 या फिर इंडेस 108, जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपकी एंटिटी के ऊपर लगता है, आपका प्रेजेंटेशंस एंड डिस्क्लोजर ऑफ दोज सेगमेंट्स शुड बी एज पर FRF। सो दिस वाज योर एसे नंबर 501। आई होप कि आपको इस एसे की ये सुपर क्विक रिवीजन अच्छी लगी है। बहुत मैंने जल्दी जल्दी बोला है, आपको ये स्पीड तेज लग सकती है, लेकिन अगर आप इस क्लास को 1 से लेकर 2 बार तक देखोगे, दो बार तो तुम देखो ही देखो इन स्टैंडर्ड की क्लास, तो मैं आपको 100% रिटर्न में इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि आपके दिमाग में स्टैंडर्ड बस जाएंगे, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड में लिखी हुई किसी बात को छोड़ा नहीं है। मैं एग्जाम्पल्स नहीं दे सकती इन क्लासेस में, रीजन बीइंग क्योंकि नहीं तो ये क्लासेस लेंदी हो जाएंगी। राइट, इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो, चैनल पे और भी क्लासेस अवेलेबल हैं स्टैंडर्ड की। अगर आप फाइनल के बच्चे हो, अगर आप इंटर के बच्चे हो, तो चैनल पे इंटर में तो ये 501 एप्लीकेबल ही नहीं है, लेकिन चैनल पे इंटर की क्लासेस भी अवेलेबल हैं। यू कैन रेफर दोज क्लासेस अपार्ट फ्रॉम दोज ऑडिट बूस्टर शॉर्ट्स, यू कैन रेफर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे और नाइट एज द केस मे बी। बाय।